दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 KCC नामक एक्सरसाइज 14 कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो हम करने वाले क्या एक्सरसाइज 15 आपका, जिसका नाम क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उसका करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिएगा इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो बात क्या होती है, हमने पिछले क्लास में देखा था क्या, आकृति आयत को देखे थे, समतल आकृति, आयत त्रिभुज को देख लिए थे। अब आयत त्रिभुज में क्या होता है, आयत त्रिभुज आपने देखा था लंबाई था, चौड़ाई था, ऊंचाई तो नहीं देखे थे, नहीं, दो विमाएं थी। देखिएगा ये आयत देखते हैं एल बी, और ये त्रिभुज देखते हैं। इसकी अपेक्षा करें तो ये एल है, और इसकी बात करें तो इसके अनुसार केवल बात करते हैं तो बी कहला जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसको ऐसे, लेकिन हम कहते हैं हाइट, लेकिन अगर इससे हम तुलना करके चले तो ये आपका बी ही होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, हाइट जब उठेगा मोटा तगड़ा होगा तब कहेंगे, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो ये था दो विमाओं से है, दो विमा कौन को, लंबाई और चौड़ाई, जो द्विविमीय आकृति हो गया। अब यहाँ पे हम तीन विमाओं की बात कर लेते, कौन कौन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा ऊंचाई वाली आकृति को क्या कहते हैं, ठोस या क्या कहते हैं, घनाकृति कहते हैं, घनाकृति कहते हैं। और तीन विमा से घिरी हुई उसे त्रिविमीय भी कहेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाली आकृति को क्या कहते हैं, ठोस या घनाकृति कहते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि तीन विमाएं वाली आकृति को ठोस या घनाकृति कहते हैं, ये बात हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखिएगा कि ठोस आकृति कुछ भी लीजिए भाई, आपके टेबल हो गए या आपके बोर्ड हो गए, दीवार हो गए, किताब की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो सब क्या होता है, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। अब कहेंगे दीवार में कहाँ है भाई, तो दीवार में आप कहते हो ना दीवार कितना मोटा है, तो वो क्या होता है, उसका हाइट ही बता ले हो ना। लंबाई है, चौड़ाई है, तो कहते हैं कितना मोटा है, वो उसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, लेकिन हम उसे तब कहते हैं कि कितना मोटा है। ठीक है, वो कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो हो गई भाई, घनाकृति कहते हैं। अब घनाकृति किससे घिरी होती है, अब कोई भी ठोस लेते हो, चाहे वो बर्तन हो या कुछ भी हो, टेबल ही लीजिए, उसका या तो समतल होगा या फिर कल्ब होगा, मतलब थोड़ा दूर चलेगा फिर झुक जाएगा, फिर घूमते रहेगा। जैसे कि गेंद को ले लीजिए, वो वक्र होता है। किताब को लीजिए, उसको छूते तो कभी खलखल लगता है क्या, ऊपर वाले सतह नहीं लगते हैं ना, वो क्या होते हैं, एकदम समतल होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो घनाकृति जो होते हैं आपके, घनाकृति समतल या वक्र सतह से घिरी होती है। यहाँ तक बात समझिए, घिरी होती है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात होती है घनाकृति जो था वो घिरी हुई है, मतलब किताब और टेबल देखते हो तो उसका ऊपरी जो प्लत होती है वो घिरी हुई है, मतलब ऊपरी प्लत में आपका रखा हुआ है समतल या वक्र। गेंद को लीजिए वक्र है, टेबल को लीजिए, टेबल का ऊपर वाला जो आप जिस पर लिख के लिखते हैं वो भी लीजिए, तो वो क्या होता है, या फिर बेंच भी लीजिए, तो ऊपर वाला आपका क्या है, समतल होता है और गेंद का वक्र होता है। ठीक है, तो ये उस घिरी हुई है उस चीज से, तो वो जो घन आकृति थी, जो उसका घन था, जो उसका ठोस था, वो कहाँ है भाई। मतलब अगर हम किताब को नीचा में रखे तो उसका जो घिरा हुआ जो घेरा है उसको, मतलब कि ठोस को जो घेरा वो नीचा सटेगा। हम वो नहीं कहेंगे कि घनाकृति जो होता है, कहाँ बात करें तो मिट्टी पे रखी हुई है, या फिर ये बोर्ड ही देखिए, इसका ये जो अंदर वाला समतल सतह वो दीवार से चिपका हुआ है, तो इसका घनाकृति कहाँ, ऊपर वाले सतह मुझे दिख रहा है यहाँ पे है। ठीक है, ये भी समतल से, तो बीच में जो पला हुआ है, इसके अंदर वाला, बाहर को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को छोड़िए, बीच में जो है वो तो क्या है, आकाश ही है भाई। अगर थोड़ा भी जमीन से ऊपर उठ जाते हैं तो कहते हैं आकाश पे, जैसे कि यहाँ पे इसको छोड़ दिया, आकाश में लटका हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा,
ये किताब आपके नीचे वाले प्लत, ये ऊपर वाले प्लत, जो बीच में घन है वो कहाँ है? और नीचे लगता हूँ, ऊपर में ये दिख रहा है, नीचे वो है, तो बीच वाला घन कहाँ है? तो इसका मतलब बीच में आकाश है, आकाश में टिका हुआ है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि घन आकृति जो होते हैं, घन आकृति जो होते, ये घन आकृति समतल या वक्र सतह से घिरी हुई है, जैसे कि मैंने बताया ना अभी। ये भी जो आपकी बोर्ड है ठोस के अंतर्गत आएगा, और ऊपर से ये समतल से आपकी घिरी हुई है। तो समतल से घिरी हुई इसकी जो घन है, जो आकृति है, ठोस है, वो कहाँ है? नीचे भी इसी प्रकार का आपको प्लेन दिखेगा, वो इस दोनों के बीच आकाश में टिका हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब घन आकृति आकाश में स्थित होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज़ को हम लिखते हैं, मान लीजिए क्या ये बोर्ड ही लिखा हुआ है, ये तो कुछ ना कुछ जगह छेका, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, बोर्ड यहाँ से लेके मेरा इतना दीवार छेकला है, यहाँ तक छेकला है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक छेकला है, तो और हाइट भी जो छेका उसको भी गिनेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे उसको। ये आकाश में जो इतना तक लिया हुआ है ना, उसको भी जोड़ेंगे। तो मतलब कि घनाकृति द्वारा स्थान घेरता, स्थान के जो घेला उसकी माप को ही तो हम आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। ये नहीं कि मेरा जो ये छेका हुआ है बस इतना ऐसे नापे, इसको ऐसे नापे, वो इंडिकेट करेंगे तो मेरा बनेगा आयत, नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो ऊंचाई है यहाँ तक नापेंगे। कुछ इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके दीवार में, मतलब इतना मोटा लेके भी चलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, घनाकृति द्वारा घेरे गए स्थान की माप को, घेरे गए स्थान की माप को क्या कहेंगे? आयतन, आयतन कहते हैं। या फिर अगर घनाकृति आकाश में ही है तो ये भी कह सकते हैं क्या, घनाकृति जो है, घनाकृति आकाश में घेरे गए स्थान की माप को, अगर आकाश में घेरा है तो वो भी ठीक है भाई, वो भी ठीक है। अगर मैंने ये भी लिखा है कि घनाकृति द्वारा घेरे गए स्थान की माप, वो भी मैंने स्थान से कंपेयर कर दिया, और ये भी लिख दूं कि घनाकृति द्वारा आकाश में घेरे गए स्थान की माप को आयतन कहते। तो कहीं कोई दिक्कत होगा? आयतन कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। अब घनाकृति जो घिला हुआ था, किससे घिला हुआ था? समतल या वक्र सतह से घिला हुआ था। ये आपको पॉइंट निकलते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, घनाकृति को 2 बार मैंने लिखने का परिभाषा बता दिया कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार और बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा सा। ठीक है, तो उसके पश्चात वक्र सतह से घिली होती है। उसके पश्चात की बात कर लेते हैं, आकाश में स्थित है। उसके पश्चात इसके द्वारा घेरे गए माप को, तो इसी का तो पाठ चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि घनाकृति समतल या वक्र सतह से घिरी होती है, तो कह सकते हैं कि घनाकृति को घेरे हुए समतल या वक्र सतह को हम क्या कहते हैं? किसी चीज का, जैसे कि बात करते हैं कि आयत को, जो आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, उसकी भुजा कह देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे घनाकृति को घनाकृति, ये देखिएगा, समतल सतह, समतल या वक्र सतह जो घनाकृति को घेरती है उसे क्या कहते हैं? घनाकृति की, उसे हम कह सकते हैं पृष्ठ, या घनाकृति की भुजा भी कह सकते हो, पृष्ठ कह सकते हैं, या फिर फलक कहते हैं। और इनके क्षेत्रफल होते हैं। जब भाई मैंने बोला कि पृष्ठ या फलक कहते हैं, और जैसे कि ये किताब ही है,
किताब घिला हुआ था क्या इससे, ये जो है समतल सतह से घिली हुई है, इसका क्षेत्रफल होगा। ये आपको दिख रहा है कि कुछ आयत टाइप का है, लंबाई चौड़ाई है, तो कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल होगा। तो और इनके क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो कहने का मतलब उनके सतह को पृष्ठ का, तो उनके क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पे नाम था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस मतलब सतह, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके हो गए, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, आपने समझ लिया फलक क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो घनाकृति की मैंने बोला क्या, एक बार और परिभाषा देने वाली हूँ, ठीक है। घनाकृति किसे कहते हैं, तो अब कैसे लिख सकते हैं, जब हमने उसके बारे में जान लिया कि उसमें ये चीज होता है, क्या क्या होता है, वो आकाश में स्थित होता है, समतल या वक्र सतह से घिरी होती है, तो इससे अब हम परिभाषा को निर्माण कर सकते हैं। लेकिन शुरू में क्या था भाई, शुरू में पता नहीं था, बस इतना पता था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ठोस वस्तु में देखते लिख दो, तो मैंने लिखा तीन विमाएं से घिरी, तीन विमाओं वाली आकृति को घनाकृति कहते हैं, बस ये परिभाषा दिया था। लेकिन अगर मैं अब कहूँ कि वह ठोस आकृति जो आकाश में स्थित हो तथा वक्र या समतल सतह से घिरी हुई हो, उस आकृति को हम घनाकृति कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तो लिख देता हूं। अब फिर से एक बार मैं, ध्यान से देखिएगा, घनाकृति, घनाकृति किसे कहते हैं, वह आकृति जो आकाश में स्थित हो, वह ठोस आकृति लिख दीजिए, वह ठोस आकृति, ठोस आकृति जो आकाश में स्थित हो, या अंतरिक्ष भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आकाश में स्थित हो तथा वक्र या समतल सतह से घिरी हो, उस आकृति को, उसे घनाकृति या ठोस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। मतलब घनाकृति, अब मैंने तीन परिभाषा मत की, दो कही, लंबाई चौड़ाई, तीनों बीमा एक ही बात हुई। और एक ये सबसे अच्छा परिभाषा उसकी हम गुण पे निकाले कि वह ठोस आकृति जो आकाश में स्थित हो तथा वक्र या समतल सतह से घिरी हो, उसे घनाकृति या ठोस कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो भाई, अब मैंने क्या बोला था ये बताना भूल गई लगता हूँ इस क्लास में, कि इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, और ये घनाकृति ठोस की चला तो ठोस आप बेलन भी देखते हो, ठोस आप शंकु भी देखते हैं, ठोस आप क्या कहते हैं उसको, घन, घनाभ, ये सब भी देखते हैं। लेकिन इसमें इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें सिर्फ हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसी दोनों का पढ़ेंगे, घन और घनाभ का। तो पहले घनाभ देखते हैं फिर घन देखते हैं। तो चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया भाई, ये तो था क्या, घनाकृति किसे कहते हैं उसे समझना ही था, ठीक है। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो चीज है आपका क्या, घनाभ। तो अगर घनाभ की बात करते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ उस ठोस आकृति को कहते हैं जो छह आयताकार पृष्ठ से घिरी हुई हो, या छह आयताकार समतल सतह से घिरी हो। जैसे कि ये देखिएगा, अगर अब मैं बात करती हूँ कि ये आपको क्या दिख रहा है, छह आयताकार, मैंने क्या बोला, समतल सतह से घिरी होना चाहिए। कोई भी ठोस आकृति हो बट छह आयताकार समतल सतह, वक्र वाला हटा दो, समतल सतह, छह आयताकार। तो यह भी आपको ऊपर वाला दिख रहा है, आयत है। इसके पीछे सीधा देखिए, ये भी आयत है। ये देखिए, सिर्फ ऊपर वाले को देखिए, ठीक है, पीछे देखने की कोशिश मत कीजिए, इसकी हाइट है ये मत देखिए। ये ऊपर नीचे देख लिया, अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपको आयताकार ही दिख रहा है, आपस में दो भुजा बराबर है। उसके पश्चात इसका ये देखिए, ये भी दिख रहा है, और ये देखिए ये भी दिख रहा है, और ये देखिए ये भी दिख रहा है। यानी आपको मैंने छह भुजा दिखा, एक ऊपर नीचे, और इस साइड और इस साइड, ठीक है, मतलब छह दिखा है। और ये हम कह सकते हैं ये किस चीज के अंतर्गत है, ये घनाभ है, ये एक घनाभ टाइप में वस्तु है। तो कहने का मतलब घनाभ वह ठोस आकृति जो छह आयताकार
जो 6 आयताकार किससे घिरी हो, समतल सतह से घिरी हो, समतल सतह से घिरी हुई हो। मैं परिभाषा भी बता देती हूँ, आपको समझा भी देती हूँ, साथ साथ लिखा भी देती हूँ। जिसको याद करना वो याद भी कर सकते, क्योंकि पहले जो थे ना क्लास में हम लोग रहते थे ना बच्चे के क्लास में, तो परिभाषा जरूर सुनते थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम पिक्चर बनाने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप इसका कॉपी बना सकते हैं, 3D इमेज। ये कुछ इस प्रकार से 2 आप आयत बना लीजिए एक दूसरे को काटते हुए, और यहाँ पे आप उसे क्या करिए, बस इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ठीक है। आप इसे गौर से देखिए, आपको एक डिब्बा टाइप में दिखता होगा, जो कि इसका ये ढक्कन और उधर का खाली है, अगल बगल दिख रहा है कि हाँ ये कुछ दीवार टाइप में बना हुआ है। मुझे तो साफ पता चल रहा है फ़ोन पे, ठीक है। मैं ऐसे देखूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं सामने से देखूंगा तो ये पता चला, जैसे कि फ़ोन पे मुझे भी दिख रहा है, एकदम सा दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये घनाभ का हो गया। अब बात होती है घनाभ में भी होते हैं, जिस प्रकार आयत में क्या होते हैं, आयत में कितने भुजे होते हैं भाई, 4 भुजे होते हैं। और कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। ये सब तो जान लिया है ना। अब आयत से 2 आयत मिलके हमने बनाया था क्या, घनाभ। अब घनाभ में पढ़ना है कि कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं, और कितने विकर्ण हैं, और साथ साथ कितने फलक हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, और घनाभ की मैं बात करती हूँ। फलक मैंने किसे बोला कि फलक जो होता है पृष्ठ, समतल या वक्र सतह जो आकृति को घेरते हैं उसे पृष्ठ कहते हैं। तो कितने पृष्ठ या फलक होते हैं, कितने की बात की, 6 आयताकार समतल सतह से घिरा हुआ है। इसका मतलब इसमें फलक की संख्या कितनी है, फलक की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। भुजा भी कह सकते हो, चलेगा। किसकी भुजा लेकिन कहना होगा, हमें कहना होगा घनाकृति की भुजा, ओके। उसके पश्चात की बात करते हैं किनारे। किनारे कैसे कहते हैं, जब रोड पे चलते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई बच्चे किनारे से होकर चलो। भाई आपकी फलक की संख्या 6 निकल के, मतलब इसके जो आपके जो आयताकार जो 6 से घिरा हुआ था, 6 आयताकार समतल से घिरा हुआ था, मतलब 6 पृष्ठ 6 फलक जो भी कहिए हो गया, ठीक है। उसके पश्चात की बात करते हैं अब किनारे। किनारे की कितनी संख्या होती है, किनारे की संख्या, ठीक है। अब किनारे की संख्या कहने को, तो किनारे किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो जहाँ पे 2 भुजा आके मिलती हो, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 भुजा, जहाँ से 2 भुजा में पता चल रही हो। जैसे कि इस किताब की बात कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा आपके लिए। यहाँ से देखिए, एक तो यहाँ से ये एक किनारा है, ठीक है, जिसमें एक तो नीचे इधर हो गया, एक भुजा ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिएगा इधर भी है, एक यहाँ से गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 1 2। फिर इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से गया, यहाँ गया 3। उसके पश्चात यहाँ से चला, यहाँ चला 4। उसके पश्चात देखिएगा उसी प्रकार एक देखिएगा, एक तो बात करते हैं यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया 5, एक यहाँ से आया, एक 6। फिर देखते हैं भाई हाँ ये देखिएगा, एक यहाँ से आया 7, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया 8। उसके पश्चात पीछे कर देती हूँ 9 10 11 और ये 12। तो कुल मिला के किनारों की संख्या 12 होती है। 12 मैं इस पिक्चर में भी आपको दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखते होंगे, आपको ये कुछ डिब्बे के टाइप में लगती होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा क्या, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारे की संख्या आपकी कितनी हो गई, 12 होती है, ठीक है। उसके पश्चात कहते हैं कोने। एक कोने से कहते हैं, एक कोना से आप देखते होंगे घर में कितने निकलती है भाई, 3 कम से कम निकलती है, ठीक है। 2 दीवार और छत, वहां पे पता चलता है कोना है, तो वहां पे 3 निकलती है। तो यहाँ पे बात करती है कोने को, आप इसे शीर्ष भी कह सकते हो। अब शीर्ष की संख्या कितनी होती है, अगर मैं इसमें फिर से आपके लिए कोने को खोजूं तो देखिएगा, एक तो यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, ठीक है, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, 5वां यहाँ होगा,
छठा यहाँ होगा और सातवां यहाँ होगा और आठवां यहाँ होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो देख लीजिए कहाँ से तीन तीन लाइन निकलेगा। इस पिक्चर में और बात करते थे कि यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, एक ये, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं और छूटा है? नहीं छूटा है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए भाई? आपके 8 सेल्स हो गए। कोनों की संख्या 8 हो गए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लूम में घुसते होंगे तो आप गौर कीजिएगा, आपके लूम में भी अगर ये आपके लूम जो होता है अंदर से आप देखें तो चाल भुजा दिख रही है, बट अगर देखेंगे तो वो रहेगा आपका, क्या कहते हैं उसको, यस, चाल भुजा। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो वो आपका लगा कुछ घनाकाल या फिर क्या कहते हैं घनावाकाल के। तो आप उसमें कोने को गिनिएगा तो आपके 8 ही कोने पुलेंगे। अभी जैसे कि मैंने गिना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही कोने पुलेंगे। तो इसी प्रकार कोने की संख्या 8 होगी। उसके पश्चात विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है भाई? आयत में 2 होती है, वर्ग में 2 होती है, तो आपके ये क्या है? घनाभ। घनाभ में कितनी होती है? घनाभ में होती है, कितनी होती है भाई? 4 होती है। अब 4 होती है, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को विपरीत कोने को मिला दीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अगर इस प्रकार की डिब्बा ही है तो ये ऊपर का चाल उठा हुआ होगा, नीचे का पीछे वाला होगा। अगर ये उठा हुआ है, मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, ये मान लीजिए कि मैं भी नाम लिख देती हूँ थोड़ा देर के लिए, ABCD। ABCD जो होगा ये आपके डिब्बे का ऊपर वाला है। ठीक है, उसके पश्चात मान लीजिए कि PQRS। PQRS जो है पीछे वाला है, तो मैंने क्या बोला? विपरीत कोने को मिला दीजिए। यानी कि अगर यहाँ से लेती हूँ तो ऊपर वाले का यहाँ पे मिला देती हूँ। कहने का मतलब देखिएगा ABCD और ये क्या था? S था। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? QS, एक विकर्ण की संख्या QS 1 हो जाएगा। उसके पश्चात ये अगर ऊपर वाले का है तो नीचे वाला का जाना चाहिए अंदर वाला, और अंदर वाला, एक सेकंड देखिएगा, सॉरी फिर से देखिएगा। अगर हम बात करते ये अंदर वाला आयत था, मतलब अंदर वाला प्लस थी, तो ये ऊपर वाला था कौन? ABCD। ओके, तो ये खुद के तो मिलेगा नहीं, Q के साथ S नहीं मिलेगा, ऊपर वाले के साथ मिलेगा। तो Q के साथ कहाँ जाएगा भाई? C के साथ, तो QC। फिर देखिएगा A ऊपर में है तो ये पीछे वाले को खोजेगा AS। फिर यहाँ पे देखिएगा B जो है ऊपर है तो ये पीछे वाले को खोजेगा, क्योंकि मैंने बोला विपरीत वाले का। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं मिलाना है। B खोजेगा पीछे वाले को जो कि R। और बात कर लेते हैं क्या, P जो खोजेगा ये पीछे वाला का है तो ऊपर वाले को खोजेगा जो कि D। तो 1 2 3 4, मतलब कि आपके विकर्ण की संख्या 4, कोने की संख्या 8, किनारे की संख्या 12 और फलक की संख्या मतलब भुजा की संख्या 6। यानी कि आपके 6 भुजा, 12 किनारे, 8 सेल्स और विकर्ण 4 है। आप कहेंगे तो मैं इसका 6 का फलक का भी नाम लिख सकती हूँ, और बात कर तो विकर्ण का तो नाम यहाँ पर लिख ही दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं? ये थे घनाभ। अब घनाभ हो गया। ठीक है भाई, अब इसी प्रकार चलिए घन को भी देख लेते हैं। घन को देखने के लिए थोड़ी सी ऊपर से, अब ये तो उतार ही लिए होंगे, अब मैं इसको हटा देती हूँ। देखिएगा घनाभ, घन हो गया तो घनाभ, सॉरी घनाभ हो गया तो घन किसे कहते हैं? घन, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और इसको कहते हैं क्यूबाइड। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है घन। घन का अगर पिक्चर बनाए तो जिस प्रकार यहाँ पे 2 आयत लेके बनाए थे, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 वर्ग लेके बनाएंगे, 1 और ये 2, बस सेम वही करना है। ठीक है, बस आयत की जगह वर्ग कर दीजिए। ये इसके साथ मिला दीजिए, ये इसके साथ मिला दीजिए, ये इसके साथ मिला दीजिए, ये इसके साथ मिला दीजिए। आप इससे रोज देखते होंगे, आप लूडो छक्का खेलते हैं तो डाइस होती है ना उसको फेंकने वाला, जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है,
वो इसी आकार का होता है। ठीक है, तो घन की कहते किसे, अगर बात कर लेते हैं तो घन जो होता है कह सकते हैं वह घनाभ जिसकी सभी भुजा समान होती है। फलक, हाँ ये भी कह सकते हैं कि घन किसे कहते हैं, तो वह घनाभ जिसकी सभी भुजा समान हो, या फिर वह ठोस आकृति जो 6 वर्गाकार समतल सतह से घिरी हो। तो कहने का मतलब वह ठोस आकृति जो 6 वर्गाकार समतल सतह से घिरी हुई हो, या फिर बात कर लेते हैं क्या और लिख सकते हैं भाई घन का, वह घनाभ जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं, पिक्चर भी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपका फिर से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, और सॉरी पी क्यू एल एस कर देता हूँ, पी क्यू आर और ये एस कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ इसमें भी, और बात कर देती हूँ क्या, किनारे, वही घना भी है तो किनारे की संख्या, किनारे जो हो जाएगा आपकी किनारे की संख्या कितनी हो जाएगी, किनारे घना भी है बस भुजा बराबर हो गया भाई, इसमें बारह था तो इसमें भी बारह हो जाएगा। अगर नाम बोले तो किनारे का नाम देखिएगा, मैं नाम इस बार लिख देती हूँ, इसका भी आपको पता चल जाएगा इसी में। ठीक है, देखिएगा अगर मैं शुरू करता हूँ किनारे की संख्या नाम, तो अगर बात कर लेते हैं क्यू बी, बी सी, आर सी एंड क्यू आर, फिर देखिएगा पी ए डी, एस डी, पी एस, फिर देखिएगा क्यू पी, ए बी और ए डी हो गया, उसके पश्चात एस आर और डी सी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पुल गए। उसके पश्चात की बात करते हैं किनारे हो गए कोने, यानी सिल्स कितने हो जाएंगे भाई, वही घनाव है तो सिल्स की संख्या भी उतनी रहेगी जितना कि इसमें देखे थे 8 था। तो देखिएगा 8 सिल्स कौन कौन से होंगे, तो सिल्स कोना कहाँ बोला, जहाँ से आपको दिख जाए वो बिंदु जहाँ से 3 भुजा निकल रही हो। तो देखिए एक आपको ये दिख रहा है बी, इसके बाद देखिएगा ये सी भी दिख रहा है कि यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, सी भी यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला सी। उसके पश्चात देखिएगा आपको क्यू भी दिख रहा है कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ क्यू। उसके पश्चात देखिएगा आर भी दिख रहा है, किधर निकला, किधर निकला, किधर निकला आर। उसके पश्चात देखिएगा ये 4 तो हो गई, इधर देखते हैं ए से भी 3 निकल रहा है, डी से भी 3 निकल रहा है, पी से भी एंड एस से भी, तो 8 कोने से हो गया। विकर्ण देखते हैं, विकर्ण की संख्या कितनी होगी भाई, विकर्ण की संख्या जितना उसमें थी इतना इसमें भी 4 होगी। तो 4 कौन कौन से होगी भाई, देखिएगा ये आपका मान लीजिए कि विकर्ण में क्या बोला था कि विपरीत वाले कोने को मिलाना है। ठीक है, ऊपर वाले, अगर मान लीजिए ऊपर वाले का सतह ऊपरी वाला से नहीं मिलाना, ऊपर वाले के एक कोना को लेके पीछे वाले नीचे वाला जो होगा उसको दूसरे कोना को मिला दीजिए। यानी ये अगर मैं P को चलती हूँ, क्योंकि पी क्यू आर एस एक का है और ए बी सी डी एक का है, अब पता चल रहा है कि P के साथ R को तो मिलाना नहीं है और ऊपर वाला का तो मिलाना नहीं है, तो P के साथ मेल करेंगे तो किसका कर सकते हैं, C का कर सकते हैं, तो पी सी। उसी प्रकार अब A का है, ये ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का C का तो मिलाना नहीं है, तो पीछे वाला का मिलाना है जो कि R है, तो A R। फिर देखिएगा अगर बात कर लेते हो फिर इसमें आ जाएगा, इधर से आ जाएगा B ऊपर वाले का है तो नीचे वाला का पीछे वाला से मिलाना है, मतलब B के साथ S मिलाना है। और देखिएगा क्या Q अंदर वाला है तो ऊपर वाले से मिलाना है, मतलब D। बात हो गई विकर्ण की संख्या। और एक चीज छूटा हुआ, फलक या फिर भुजा भी कह, भुजा तो मत कहिए, फलक ही लेने दीजिए या फिर पृष्ठ। ये कितने थे 6, तो कौन कौन, एक तो हो गया ए बी सी डी, दूसरा देखिएगा उसके पश्चात क्यू बी सी आर। उसके पश्चात देखिएगा अगर ये एक तो ये हो गया, ओके, उसके पश्चात एक तो ये हो गया। अब एक देखिएगा ध्यान से, ए बी सी डी किया ऊपर में था तो इसके पीछे वाला पार्ट क्यों हो गया, पी क्यू
आर एस, इधर लिख दो पी क्यू आर एस, ऐसे नहीं तो होचपोच हो जाएगा। एक लिखा क्यू बी आर सी, इधर वाला पार्ट है इसका ये बना है पी ए एस डी। उसके पश्चात देखिएगा बच्चा को नीचे ऊपर बचा हुआ है। हाँ, अगर नीचे का लेता हूँ क्या है आर सी एस डी एस, आर सी डी एस, तो ऊपर में क्या है भाई पी क्यू ए बी। बस ये थे 6 फलक, यहाँ तक समझ आ गया। ये क्या हो गया आपके घन हो गए। तो घन घना, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इसी प्रकार आप इसका भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लेते हैं इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात को 2 बार करें इसको फायदा नहीं था। चलिए प्लीज अब बात होती है, चलो भाई ये सब तो हो गया घन और घना आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। मतलब कि हम यहाँ समझ गए हैं क्या घन और घनाभ किसे कहते हैं और क्या क्या होते हैं घन और घनाभ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, अब इसको थोड़ा देर के लिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आगे का काम करने वाले, ठीक है। ये सबको हटा देती हूँ अब। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी हटा देती हूँ, लेकिन इस सब भुजा का थोड़ा सा जरूरत था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से कर लूँगी। पिक्चर को लेने देती हूँ। पिक्चर को भी फिर से मैं ड्रॉ कर दूँगी। चलो हटाओ, चलो नया चीज़ सब आएगा। अब बात होती है क्या, अब जो करने वाले हैं घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो पहले क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा, अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो किसका पहले बात करते हैं घन। एक तरफ देखिएगा, एक तरफ बना लेती हूँ मैं घन, हाँ घनाभ पहले घन, इसको देखिएगा मैं घनाभ कर देती हूँ। घनाभ, ओके। घनाभ की अगर आकृति की बात करें तो आकृति भी समझ में आ गया। ये रहा, ओ सॉरी, देखिएगा फिर से बनाती हूँ, कुछ उल्टा फुल्टा लगता बन गया। भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, 2 आयत बनाना है बस। उसके पश्चात ये हो गया, 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 ओके। ये ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोले क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहे थे, तो कहे थे क्या जो आपके घनाकृति होता है उसकी जो घेरे हुए जो सतह होता है उसको हम पृष्ठ कहते हैं या फलक कहते हैं, उसके क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यानी घनाभ को घेरे हुए, मतलब कि कह सकते हैं कि घनाभ को घेरे हुए, यहाँ पे घनाभ का लिख देते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ को घेरे हुए पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो घनाभ को घेरे हुए फलक कौन कौन से हैं, तो आपका देखिएगा, फिर से अगर चलते हैं तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एक तो पी क्यू आर एस, ऊपर वाले लेती हूँ, तो पी क्यू आर एस इसका क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिएगा एक ऊपर वाले का लिया तो इसके पीछे वाला पार्ट आपका क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसके पश्चात देखिएगा, अगर मैं इस साइड लेती हूँ तो फिर इस साइड लूंगी, बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल प्लस इस साइड का लिया तो इस साइड पकड़ती हूँ, ए पी, ये आपका पी है, ए पी एस डी, ए पी एस डी का क्षेत्रफल प्लस उसके पश्चात देखिएगा तो 4 हो गए। अब बचा कौन है, नीचे ऊपर, नीचे का लेती हूँ तो डी सी आर एस का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्या बचा, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। और ये सब क्या आपको पता है, ये सब आपके आयत ही है, ठीक है, ये सब क्या आपका आयत ही है। अगर मैं चलती हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखने वाली चीज है। पी क्यू आर एस देखते हैं, पी क्यू आर एस ऊपर वाले का है सतह का, यानी मैं किताब लेती हूँ, ये हो गए ऊपर वाले पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या कहेंगे भाई, ऊपर में ऐसे लिखा हुआ है तो आयत है, तो आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और ऐसे लिखा हुआ है तो लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ, यानी कि। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या आपको निकालना है, घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मुझे निकालना पड़ेगा ये सब का क्षेत्रफल। अब ये सब के क्षेत्रफल को निकालना तो है। अब देखिएगा पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ओके, प्लस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी प्लस ए पी एस टी ओके, उसके पश्चात प्लस डी सी आर एस, डी सी आर एस। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका होगा क्या, नीचे वाला प्लस, ये होगा ऊपर वाला प्लस, ये होगा आपका दायां वाला और ये होगा बायां वाला। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये नीचा वाला, ये ऊपर वाला, ये दायां वाला, ये बायां वाला। और बात कर लेते हैं क्या, और आपका ये जो होगा, ये खासकर पी क्यू आर एस, ये होगा आपका सामने का, और ए बी सी डी जो होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी डी, ये क्या होगा, पीछे का। मतलब यहाँ पे सामने का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो होगा ये सामने का होगा, ठीक है। अगर मैं किताब पे इसको लूँ और कुछ इस प्रकार से लिखूं, तो अगर बात करते पी क्यू वाले सामने का, तो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये दिख रहा है तो भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कहेंगे ये भाई, चलो मुझे लंबाई दिख रहा है, अगर आयत है तो मान लीजिए कि ये आपका इतना सा आयत है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई है, लेकिन ये लंबाई ठीक है। अगर ये अब किताब को देखो ठोस आकृति है तो ये लंबाई ठीक है। अब ये मुझे चौड़ाई नहीं, चौड़ाई अगर ठोस लेता हूँ चौड़ाई तो स्थल हो जाती है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो हाइट दिख रहा है भाई, मतलब ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे b जो है h में बदल चुका है। यानी आपकी बात करते पी क्यू आर जो कि सामने का है, ये अगर L है और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये L था नीचे वाला बेस, इसकी चौड़ाई B, ये हो गया H, तो पी क्यू आर एस का L इंटू एच प्लस। अब ABCD का क्षेत्रफल ऊपर वाला है, सॉरी क्या है भाई, पी क्यू आर एस हो गया, हाँ ABCD। अब ये पीछे वाला, इसका सीधे पीछे चलेंगे, चलो भाई इसका पीछे ये आ गया। इसमें भी देखिए, चलो भाई ये तो नीचे L है, अब ये B ना हो कि ये बन चुका है ठोस के लिए H, तो कहने का मतलब L इंटू H हो गया। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा क्या भाई, ये था L, ये था B, ये था H, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा प्लस, तो ये दो आपके निकल गए। अब निकालना है BQRC, अगर मैं इसका नाम ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ठीक है। क्या है BQRC का क्षेत्रफल, BQRC को खोजिए, BQRC। अब BQRC को ध्यान से देखिए, ये किस साइड का है, ये है दायां का, मतलब इस प्रकार से लिखा था, ये सामने था, ये पीछे था, ये ऊपर था, ये नीचे था, ये दायां इधर है आपका, ठीक है। दायां किधर है, इधर है, मतलब ये। ओके अगर मैं यहाँ देखा था तो ये था आपका लंबाई, और दायां इधर है जो कि नीचे में पल है चौड़ाई। अगर ये आयत है लेकिन अब ये ठोस आकृति के लिए कुछ इस प्रकार रखा था, तो ये बन गया चौड़ाई, मतलब B इनटू, अब देखिएगा ये चौड़ाई था। अब यहाँ पे खोजना है कि अगर ऐसे देखो तो ये आप कहेंगे L है, ये B है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये तो बन गया B, और ये जो था अब ये बन गया हाइट, क्योंकि ये तो मोटाई दिख रहा है मुझे, H दिख रहा है तो H प्लस इसका उल्टा BQRC हो गया प्लस APSD, सीधा इसका उल्टा, मतलब ये दायां तो ये बायां।
अगर ऐसा लगाऊं ये बायां, ठीक है। फिर ये L है तो ये B है ठोस के लिए, और ये B है तो यहाँ पे ऐसे देखें तो ये L और B यहाँ पे है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये L है ठोस के लिए, ये B है और ये जो है H है, यानी कि B इंटू H, B इंटू H। ओके, चलिए उसके पश्चात प्लस DCRS। भाई देखिए DCRS कहाँ पे दिख रहा है आपको, अब ऊपर नीचे बच्चा कहाँ बचा हुआ है भाई, हाँ DCRS ऊपर नीचे। चलो भाई नीचे ये है, नीचे में आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपका ये है तो ये आपका यहाँ पे L है और ये कहेंगे क्या B है, यानी कि LB प्लस फिर उसके ऊपर ये देखिए कुछ इस प्रकार था तो ये भी L है, क्योंकि आयताकार पृष्ठ ये दिख रहा है ना, ये L है इंटू B है, तो ये L ही है ये B ही है, तो कहने का मतलब LB। अब भाई इसको जोड़ के देख लो, अगर मैं बात करती हूँ तो L इंटू H LH, ये देखिएगा L इंटू H प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B प्लस L इंटू B, यानी 2LH 2 इंटू L इंटू H प्लस 1 2 BH है 2 B इंटू H प्लस 2 इंटू LH हो जाएगा, 2 इंटू LH हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को हटा देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अचल एगो चल में तो पॉइंट दो, ऐसे में तो गुना के चिन्ह दो। 2 को कॉमन ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई LB है, B है, ठीक है, ध्यान से LH प्लस BH प्लस LB, तो ये कहे तो 2 इंटू LB जोल BH जोल LH, इसे सजा के लिख दिया। तो यही होता है भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू LB जोल BH जोल LH, ठीक है। और ये कहाँ से निकला ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया। अब बात होती है कि घनाभ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो आप यही लगाइए, लेकिन आपको कहेगा कि घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भाई क्या करना है, पार्श्व भाग को निकालना, कहते हैं ना पार्श्व लैटरल भाई, मतलब ये आपको लिखा हुआ है लैटरल को ही देखो, मतलब ये और ये, मतलब ऊपर नीचे छोड़ दो, ऊपर नीचे छोड़ के, ठीक है। चलो ऊपर नीचे अगर मैं छोड़ता हूँ तो देखिएगा क्या बोला भाई, हाँ लैटरल बोला था, ऊपर नीचे को छोड़ना है। तो इस आकृति में अगर बात करता हूँ ऊपर नीचे छोड़ने का, तो छोड़ना किसको है, DCRS को एंड ABQP को, ठीक है, चलेगा, छोड़ दूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगा भाई, नहीं होना चाहिए ना। कहने का मतलब पार्श्व को करना है ये। तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा था, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या बोले भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में पार्श्व को लेना है, ठीक है, पार्श्व वाले भाग को ही क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर नीचे को छोड़ दो, 4 पट्टी बचे, 6 पट्टी में ऊपर नीचे छोड़ दिया, 4 पट्टी बचे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन ऊपर नीचे को छोड़ दिया तो ऊपर नीचे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इस चाल का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, अगर इस आकृति में देखेंगे तो ऊपर नीचे कौन सा था, DCRS, ये था आपका नीचा लिखा भी हुआ है, ठीक है, एंड ABQP ये था आपका ऊपर। इस दोनों को छोड़ दो तो बाकी बच्चे को लिख देना है, यानी कि एरिया किसका भाई, तो एरिया जो हो जाएगा, बस इस दोनों को छोड़ के बाकी बचे सबको लिख देना है। और मैं बात करता हूँ क्या, ये BQRC प्लस एरिया, अगर इस साइड का लिया मतलब दायां का तो बायां लो, APSD प्लस एरिया, ऊपर नीचे छोड़ना है तो सामने पीछे का ले लो, सामने कौन सा, ये PQRS प्लस एरिया, अब पीछे का ABCD लिखा हुआ है, ABCD, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एरिया BQRS कहाँ गया भाई, BQRS, ठीक है। तो देखिएगा BQRS मैंने लिख भी दिया, ऐसे अगर बनाओ तो B इंटू H हो जाएगा,
बी इंटू, ऐसे देख भी लीजिए, मैं इसको इस प्रकार लगता हूँ, ऊपर नीचे को छोड़ता हूँ। अब जाना है मुझे दायां की ओर, क्योंकि दायां वाला भाग ये है, दायां के लिए ये बी है, अगला आयत तो है, लेकिन ऐसे देखो तो एल बी और एच, तो ये बी हो गया और ये एच हो गया, मतलब बी एच, तो बी एच प्लस ए पी एच डी इधर हो गया, इसी का उल्टा भाई, ये भी क्या हो, यहाँ से देखो ये एल है तो ये बी है और ये एच है, लेकिन ये आया था तो बी इंटू एच ऐसे होना, एल इंटू बी होना चाहिए था, लेकिन एल बदल गया बी में, बी बदल गया एच में, बी एच हो गया। चलो भाई बी एच प्लस पी क्यू वाला से देखना है, सामने वाला का, सामने वाला देखना है भाई, तो देखिएगा एल तो है भाई क्या, बी ना होके ये अगर ठोस में देखे तो एच है, तो एल एच प्लस इसके पीछे भी वही होगा एल एच। ओके, तो कहने का मतलब 2 बी एच प्लस 2 एल एच, तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 2 एच दोनों में, तो 2 एच कॉमन लेता हूँ तो हो गया एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और ये आपको पता होगा किसी का क्षेत्रफल निकालते हो किसमें, और पूछता है कि कमले के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालो, तो आप निकालते क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर नीचे कमला को तो लांगना नहीं है भाई, कहता है चारों दीवार का, तो चारों दीवार कहने का मतलब 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ तक समझ आई, ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। और ये कहाँ से आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, इतने मैंने जब घनाभ में कर दिया, तो घन में पता है आपको थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि घनाभ में जो घन में जो होता है ना, अब ये सब हो गया भाई। हाँ चलो, और हाँ एक बात, अगर बात करता हूँ कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में इकाई जो भी दीजिए उसमें क्या होना चाहिए, पहले बात तो क्षेत्रफल है, लंबाई में जाएंगे तो मीटर होना चाहिए, मीटर जो भी हो, मिली सेंटी डेसीमीटर जो भी हो, एक में कर लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, और इंटू करिएगा तो आपको लास्ट में जो बचेगा वो इकाई के रूप में जितना भी आएगा, अंक संख्या तो आएगा ही, किसी चीज को बताने के लिए उसका परिमाण और मात्रक दोनों चाहिए। परिमाण जो कि संख्या के रूप में रहेगा, और मात्रक जो रहेगा, जैसे कि मान लो 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर। और बात करते हैं आयतन में, तभी बताऊंगा 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल लग गया तो मीटर स्क्वायर आना ही है, ठीक है, मतलब मीटर स्क्वायर, ये नहीं कि मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब उस पर स्क्वायर लगाएगा, इकाई जो भी है उस पर स्क्वायर लाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहीं से समझ लीजिए घन, घन किसे कहते हैं, तो वो जो घनाभ की, वह घनाभ जिसकी तीनों भुजा बराबर है, ये यानी कि L बराबर B बराबर H, ये बराबर मान लीजिए A, ठीक है, घन की भुजा A है। ओके, तो घनाभ ही तो घन है, घन ही तो घनाभ है, जो भी कहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर, अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या, मान लीजिए कि मैं इसी आकृति को बनाता हूँ एक बार फिर से, लेकिन वर्ग को लेके, सब चीज नाम यही दूंगा, ए बी सी डी, पीछे वाला का और आगे वाला का पी क्यू आर एस, ये इसको मिला दो, ये इसको मिला दो, ये इसको मिला दो, और ये इसको मिला दो, ठीक है, ये बन गया आपके क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पी क्यू आर एस जो भी हो, यहाँ पे बात करते पी क्यू आर एस, सामने वाला का तो पीछे वाला लेते थे, जो भी हो, अब मैं सीधा लिख देती हूँ कि जिस प्रकार यहाँ पे चला था क्या होगा, एल इंटू एच प्लस, यहाँ पे देखते चले पी क्यू आर एस का, ये हो गया मान लीजिए कि लंबाई, ये हो जाएगा बी चौड़ाई एच, तो ये एल इंटू एच हो गया था। फिर इसी प्रकार आगे बनेगा क्या, ए बी सी डी का, इसके पीछे तो एल इंटू एच ही होगा, प्लस बी क्यू आर सी, तो बी इंटू एच, फिर इसका उल्टा तो बी इंटू एच ही होगा, फिर सामने वाला एल इंटू एच, और फिर प्लस एल इंटू एच पीछे वाला, यानी इसको किया था तो 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच आया था। अब तो बोला एल बराबर बी बराबर एच है, यानी कि 2 इंटू एल बराबर बी ए इंटू बी बराबर बी ए प्लस बी बराबर बी ए इंटू एच बराबर बी ए प्लस एल बराबर ए इंटू एच बराबर ए, यानी 2 इंटू, देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, यानी 3 दूनी 6 ए स्क्वायर, 3 दूनी 6 ए स्क्वायर। ये क्या निकला भाई आपका, ये निकला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही बात कर लेते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा है तो इसका मतलब संपूर्ण, अगर नहीं लिखता है तो मैं लिख देती हूँ संपूर्ण। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आप संपूर्ण निकाले, 500 लिख देता तब आप 500 निकाले। अब घन का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या निकाला था आपने, तो यहाँ पे पहली बात तो बी क्यू आर सी था, चलो बी क्यू आर सी तो बी इंटू एच प्लस ए पी एच डी, इसका उल्टा तो बी इंटू एच ही लेगा, प्लस सामने वाला फिर उल्टा वाला एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच ही। इसको हल करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आ गया भाई। 2 इंटू घन में तो एल भी ए है, बी भी ए है, इंटू एच भी ए है, यानी 2 इंटू क्या हो गया भाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, हाँ तो 2a इंटू ए 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसलिए यहाँ पे कमले का जो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालते, क्योंकि ऊपर नीचे लगना नहीं है भाई, घन कमला भी क्या है, घनाभ के आकार का ही है, बस बीच में दमखोला ठोस नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, तो एल मतलब कि वो भी तो चारों दीवार मतलब कि चार दीवार को ही लगना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच 25 से ही करते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि कहाँ से आते हैं, ठीक है। क्या तक हो गया। अब बात क्या होती है, चलो अगर यहाँ तक समझ गए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें सफाई कर देते हैं। अब बात क्या होती है, चलो इस सब को छुट्टा पुट्टा को हटा देते हैं। अब देखिएगा, अब निकालते क्या है, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण और घन का विकर्ण, ठीक है। ये एक चीज हो गया, दूसरा चीज यहाँ पे हो गया, ये तीसरा चीज है, और ये यहाँ पे चतुर्थ चीज। अब देखिएगा, आयत का विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लूट में एल स्क्वायर जोल बी स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालना किसका है, घनाभ का विकर्ण और घन का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होगा, घनाभ का विकर्ण वो क्या हो जाएगा, बस जुटा क्या एच, तो लूट में ही लाने दीजिए एल स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल एच स्क्वायर, बस। अब घन का क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण तो लूट में यहाँ पे एल बराबर भी ए है तो ए स्क्वायर, जोल बी बराबर भी ए है तो ए स्क्वायर, जोल एच बराबर भी ए है तो ए स्क्वायर, यानी कि लूट 3 ए स्क्वायर। इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, कहाँ लिख दूँ भाई, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो क्या हो गया था, लूट में तो ये भी ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर है तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 2 3 ए स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो लूट 3 अंदर ए, तो यानी कि घन का अगर विकर्ण पूछे तो लूट 3 ए, और घनाभ का विकर्ण पूछे तो लूट में एल स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल एच स्क्वायर। तो यहाँ पे घन और घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात हो गई। तो यहाँ तक तो ठीक है, और ये भी बता दिया कि आपके जो ऐसा ही मात्रक होंगे वो जो चलेगा, अगर क्षेत्रफल है तो लास्ट में जाके मात्रक पे स्क्वायर लगेगा, या फिर वर्ग और जो भी मात्रक है वो, ठीक है। अगर घन का विकर्ण पूछ लिया, घन तो एक विकर्ण खुद एक भुजा, उसमें कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ जो भी मात्रक आएगा वो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जो हमने सीखा है ना, बस सीखा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब घन घनाभ दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सब तो जान ले, ठीक है। तो अब बचता है आयतन, और कुछ बचते कि संदूक जब देता है, क्योंकि अंदर में खोखला लेता है लेकिन बाहर से क्या कहे वो लेता है घना विकल्प, जिस प्रकार मैंने लूम की बात की, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगी कि उसका किस प्रकार से हम भुजा निकालते, क्योंकि संदूक वाला ना ज्यादातर गलती हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई एक भुजा घटाते हैं, लेकिन नहीं, मैं अच्छे से बताऊंगी कि उसमें जो होता है कि हम कहते हैं लटे रहते क्या, भितली भुजा निकालना तो उसमें 2 इंटू जो मोटाई है वो घटा दो, लेकिन वो कहाँ से आता है वो सब अगली क्लास में पूरी अच्छी तरह से बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये क्लास भी अगर ज़्यादा समय का हो जाता है आप भी उबाऊ फील करने लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के दीजिए। अगली क्लास में शुरू करने से पहले, मतलब कि पढ़ाने से पहले आपका जो भी हो उससे पहले मैं आपको उसका क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।